आप सभी को नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से अपना नया टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जैसा कि हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हमने सबसे पहले वर्नर्स थ्योरी को पढ़ लिया है, फिर हमने बीबीटी को पढ़ लिया है जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और ये सारी चीजें सीखने के बाद अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी हमारे लिए आ रही है वह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो सबसे पहली बात अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो यह कोई केमिस्ट्री की थ्योरी नहीं है, यह एक फिजिक्स की थ्योरी है जो कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ते हैं आयनिक क्रिस्टल के लिए। उनमें बहुत सारी चीजें समझाती है। यहाँ पर उधार ली गई थ्योरी है, कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट फिजिक्स से उधार ली गई थ्योरी है। एक बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात जो अगर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जो साइंटिस्ट थे हमारे पास इसके, जिन्होंने इसको प्रपोज किया था वो थे एच ब्रीथी एंड वैन ब्लैक। एच ब्रीथी एंड वैन ब्लैक ये हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। अब कुछ बातें करते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स पे हम लोग ध्यान देते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें समझाना क्या क्या चाहती थी। देखिएगा, ध्यान समझिएगा। बीबीटी ने हमें क्या समझाया कि कोवेलेंट इंटरेक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दी ओवर आयनिक इंटरेक्शन, लेकिन इसकी जो कहानी थी वो कहानी कुछ और ही थी, जस्ट अपोजिट टू बीबीटी थी। इनके अगर पोस्टुलेट्स की बात करता हूं तो पोस्टुलेट से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या करते थे, ये आयनिक इंटरेक्शन पर ज्यादा फोकस किया था इन्होंने, और उन्होंने बोला था कि आयनिक इंटरेक्शन होता है मेटल और लिगेंड के बीच में। कोवेलेंट इंटरेक्शन नाम की कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि यह ओवरलैपिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट जानते ही नहीं है, इनकी दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। तो जो बेसिकली ये प्योर जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो मेटल और लिगेंड के बीच में फोर्स होती है, जो अट्रैक्शन होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रही होती है। तो इनके पोस्टुलेट्स भी ऐसे कुछ रहे होंगे। तो बात करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात हमारे पास यही है कि बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। सबसे पहली बात हमारे पास यही है, बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। मेटल एंड लिगेंड, जिसको मेटल को मैं एम से डिनोट कर रहा हूं और लिगेंड को मैं एल से कर रहा हूं, इज प्योरली आयोनिक इंटरेक्शन। ये प्योरली क्या रही होती है, आयोनिक इंटरेक्शन रही होती है। कहने का मतलब अगर मैं और अच्छा आपको समझाऊं आयनिक इंटरेक्शन वाले वर्ड को, तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रही होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रही होती है। अच्छा, अगर ये हमें समझ में आ गया कि किसी भी मेटल और लिगेंड के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रही होती है तो यहां पर दो ही केस पॉसिबल होते हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो क्या केस है वो चीज समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास मेटल होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहा होता है, और फिर हमारे पास होता है लिगेंड जो कि जनरली नेगेटिव चार्ज रहा होता है। एक केस जो पहला सबसे पहला है कि जिसमें मेटल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में क्या रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही होगी यहां पर इस तरीके से। तो एक केस तो ये पॉसिबल है जहां पर हम सीएफटी की बात कर रहे होंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात कर रहे होंगे। और जो दूसरा केस पॉसिबल होता है वो कुछ ऐसा होता है कि जो मेटल होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो लिगेंड होता है वो लिगेंड क्या होता है, डाइपोल की फॉर्म में प्रेजेंट रहा होता है। डाइपोल फॉर्म मतलब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। डाइपोल तो आप जानते ही हैं, टू अपोजिट पोल्स है ना, जहां पे चार्ज सेपरेशन देखने को मिलता है। तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही होती है। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि हमारे पास ये दो केसेस होंगे जहां पर हम सीएफटी की बात कर रहे होंगे, जहां पर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज को अकॉर्डिंग टू सीएफटी समझा रहे होंगे, जहां पर लिगेंड एक बार नेगेटिवली चार्ज रहा होगा, और अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड होगा लेकिन वो डाइपोल शो कर पा रहा होगा, पोलैरिटी होगी उसमें, तो उसकी वजह से हम वहां पे प्रॉपर्टी आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है, ये पहले पॉइंट से ही कुछ लिमिटेशन भी आ रही है कि मतलब सबसे पहली बात तो लिमिटेशन ये आ रही है कि यहां पर जो मेटल होगा उस पर कभी भी जीरो चार्ज अगर होगा तो वो उसकी प्रॉपर्टी हम इसके अकॉर्डिंग नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि मेटल पॉजिटिवली चार्ज ही होना चाहिए, पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर फील्ड वाली बात आ रही है तो फील्ड एसोसिएटेड होती है विद चार्जेस, तो चार्जेस ही नहीं होंगे तो फिर काहे की बात हम कर रहे होंगे। फिर जो अगली बात है कि जो लिगेंड होना चाहिए वो या तो पार्शियली
नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव मतलब डाइपोल की फॉर्म में या फिर नेगेटिवली चार्ज। कभी भी हम जो न्यूट्रल लिगेंड होगा उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। एक और बात कि अगर मेटल हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है तब भी हम उसकी प्रॉपर्टी नहीं बता पाएंगे उस कॉम्प्लेक्स की, और अगर हमारे पास लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज है तब भी हम उसके प्रॉपर्टी CFT के अकॉर्डिंग नहीं बता पाएंगे। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि पहले पॉइंट से ही हमारे सामने आ रही हैं। अब ये जो बात अगर आप एकदम अच्छे से समझ गए होगे तो आप सारे कॉन्सेप्ट सारे फंडे को भी समझ गए होगे। एक्चुअली क्या होते हैं, ये कॉलम्स लॉ से गवर्न होती हैं। कूलम्स लॉ लगाने के लिए आपको पॉइंट चार्जेस का आइडिया होना चाहिए। तो ये पॉइंट चार्जेस की तरह क्या करते हैं, बिहेव कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है लेकिन यहाँ पर ये डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो ये पहला पोस्टुलेट था जो कि आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो अगली बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हमारे पास यहाँ पर सेकंड पोस्टुलेट आने वाला है, उस सेकंड पोस्टुलेट को समझिएगा बहुत ही ध्यान से। बात यह है कि ये जो थ्योरी है इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नाम कैसे दिया गया। इस चीज को थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसलिए बोला गया क्योंकि ध्यान समझिए, जो हमारे पास सॉलिड होते हैं मतलब जो क्रिस्टल्स होते हैं, उस क्रिस्टल के अंदर भी क्या रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रही होती है। उस क्रिस्टल के अंदर क्या होती है, सिमिलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रही होती है, जिसकी वजह से इस थ्योरी का भी नाम CFT पड़ चुका है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आप बात को समझ ही गए होंगे। और जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास वो थोड़ा और बेहतरीन पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जब भी कोई लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है, जब भी कोई लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो वहां पर दो तरह के इंटरेक्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला इंटरेक्शन होता है प्राइमरी इंटरेक्शन। सबसे पहला इंटरेक्शन होता है प्राइमरी इंटरेक्शन। अब ध्यान समझिएगा, प्राइमरी इंटरेक्शन क्या होता है कि लिगेंड बहुत ही दूर होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है मेटल से, उस समय प्राइमरी इंटरेक्शन लगता है जो कि क्या होता है, अट्रैक्टिंग इन नेचर रहा होता है, जो कि क्या होता है, अट्रैक्टिंग इन नेचर रहा होता है। क्यों भाई अट्रैक्टिंग इन नेचर क्यों रहा होता है, क्योंकि जो मेटल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज रहा होता है और जो लिगेंड होता है वो नेगेटिवली चार्ज रहा होता है या फिर डाइपोल की फॉर्म में रहा होता है, इसलिए वो अट्रैक्शन अट्रैक्टिंग इन नेचर दिख रहा होता है। और अगर मैं दूसरे इंटरेक्शन की बात करता हूं तो वो इंटरेक्शन हमारे पास सेकेंडरी इंटरेक्शन रहा होता है। अब ये जो सेकेंडरी इंटरेक्शन वर्ड है वो तब पिक्चर में आएगा जब जो लिगेंड है इनफाइनाइट डिस्टेंस से ना होके कुछ मेटल के पास में आ जाएगा। इस चीज को और समझते हैं, समझ में नहीं आया। देखिए यहां पर हमारे पास मेटल है और मैं आपसे बात करता हूं कि यहां से हमारे पास ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से लिगेंड क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस मान के चलेगा, ये लिगेंड क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। और मान लीजिए कुछ समय बाद ये लिगेंड कुछ एक फाइनाइट डिस्टेंस पर आ चुके हैं। मान लीजिए ये लिगेंड कुछ एक फाइनाइट डिस्टेंस पर आ चुके हैं। अगर आप ये दो पिक्चर समझ पा रहे हो, पहली पिक्चर तो ये थी कि जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, क्या बात समझ रहे हो, तब लग रहा था प्राइमरी इंटरेक्शन। प्राइमरी इंटरेक्शन अट्रैक्टिंग इन नेचर था क्योंकि मेटल क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और लिगेंड क्या थे, नेगेटिव चार्ज। लेकिन जैसे ही ये पास में आ चुके हैं, जैसे ही ये पास में आ चुके हैं तो पास में आने के बाद यहां पर जो इंटरेक्शन वर्क करेगा वो सेकेंडरी इंटरेक्शन रहा होता है। और जो सेकेंडरी इंटरेक्शन रहा होता है, बड़े ही मजेदार वाली बात है, रिपल्सिव इन नेचर रहा होता है। अब आपका सवाल ये होगा, सर ये रिपल्सिव इन नेचर कैसे हो सकता है? सर अगर वो बहुत दूर थे तो अट्रैक्टिंग इन नेचर था, ये समझ में आया, लेकिन जब पास में आएंगे तो और अट्रैक्टिंग इन नेचर बढ़ना चाहिए क्योंकि और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अच्छा बढ़ेगा। लेकिन मेरा यहाँ पर आंसर था रिपल्सिव इन नेचर। इसका रीजन सिंपल सा ये होता है कि लिगेंड के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं या फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और मेटल के पास भी डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि फील्ड होते हैं। और लिगेंड जैसे ही पास में आता है वो मेटल के पास उस फील्ड डी ऑर्बिटल को देख लेता है। कहने का मतलब क्या है, जब दूर थे तब दूर से मेटल पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा था जिसकी वजह से प्राइमरी इंटरेक्शन लग रहा था, जिसकी वजह से अट्रैक्टिंग नेचर था। लेकिन जब जैसे ही लिगेंड पास में आ गए, एक फाइनाइट डिस्टेंस आ गए जहां पर ज्योमेट्री डिसाइड होती है जिसको नियर फील्ड बोलते हैं, तो उसमें हुआ क्या, उसने उसके डी ऑर्बिटल को देख लिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड के पास भी है, मेटल की डी ऑर्बिटल में भी है। तो आप जाहिर सी बात जानते हो दोनों ही नेगेटिवली चार्ज होती हैं तो वो रिपल्सिव इन नेचर रही होंगी। तो ये तीन बातें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए किसी भी CFT के लिए पोस्टुलेट्स क्या रहे होंगे। तो एक पोस्टुलेट्स यहीं से मतलब निकल के आ रहा है, एक और मैं है ना फालतू पॉइंट लिख देता हूं फिर भी, कि जो लिगेंड होते हैं उन लिगेंड को हम लोग दो तरीके
तरीके से ही ट्रीट करते हैं। एक तो या फिर हम लोग उसको नेगेटिवली चार्ज लिगेंड को एज अ पॉइंट चार्ज, और अगर एक न्यूट्रल लिगेंड होगा तो उसको हम एज अ डाइपोल कर रहे होंगे। क्या आप बात समझ पा रहे हो कि जो हमारे पास दो ही लिगेंड होते हैं, एक तो होता है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, एक रहा होता है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, और एक हमारे पास रहा होता है न्यूट्रल, है ना। एक रहा होता है नेगेटिवली चार्ज, एक होता है न्यूट्रल। तो नेगेटिवली चार्ज वाले को हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने की सोचते हैं ताकि वहां पर फील्ड जनरेट हो सके, और न्यूट्रल को हम लोग डायपोल की तरह एज्यूम करते हैं, डायपोल की तरह सोचते हैं। तो ये जो बातें थी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सीएफटी का एकदम बेसिक कोर है कि सीएफटी पूरा का पूरा फोकस आयनिक इंटरेक्शंस पे देती है, पूरा का पूरा तवज्जो आयनिक इंटरेक्शन पर देती है। इसके लिए कोवलेंट इंटरेक्शन कुछ भी नहीं होता, ये जानती नहीं ओवरलैपिंग का फंडा क्या होता है, क्योंकि भाई फिजिक्स से उधार ली गई थ्योरी है और फिजिक्स में नहीं पता होता कि ओवरलैपिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट क्या रहा होता है। तो ये पॉइंट्स आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, आपको एक बार टॉपिक्स लिखा देता हूं कि क्या क्या टॉपिक्स हमें इस सीएफटी में बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। मैं एक बार पूरा समराइज कर देता हूं कि मैं आपको इस पैटर्न में सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये जो टॉपिक है हर एक टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट रहा होगा। हर टॉपिक से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन अच्छा सा बेहतरीन सा पूछा गया है। तो आइए मैं आपको टॉपिक बताना स्टार्ट करता हूं कि हमारे पास यहाँ पर टॉपिक क्या रहा होगा। तो 4 पॉइंट पढ़ने के बाद, 4 पोस्टलेट्स पढ़ने के बाद हम 5वां पोस्टलेट्स भी पढ़ते हैं। फिर मैं आपको अपने सारे टॉपिक्स बताता हूं किस सीक्वेंस में मैं आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये पूरी सीएफटी खत्म करवाऊंगा। तो जो हमारे पास 5वां पोस्टलेट्स था वो ये था, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स टेक प्लेस। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। देखिए ध्यान से समझिएगा, यह जो पॉइंट है यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए, समझने के लिए। अब मैं आपको समझाता हूं एक बार कि मैंने बात क्या रखी है आपके सामने। मैंने बात ये रखी है कि सबसे पहले मैंने आपके सामने 4 पोस्टलेट्स को एक्सप्लेन किया, फिर जो 5वां पोस्टलेट था वो क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। अब मेन बात तो ये आ रही है, ऐसा क्या हो गया लिगेंड के आने से, लिगेंड की प्रेजेंस से, जिससे स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल में देखने को मिली। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन आता है, क्या सर ये जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, क्या ऐसा ही स्प्लिटिंग एस ऑर्बिटल में भी करवा सकते हैं, क्या ऐसा ही स्प्लिटिंग पी ऑर्बिटल में भी करवा सकते हैं? तो ये सवाल भी आपके सामने आ जाते हैं। तो आप समझिएगा ध्यान से। देखिए अगर मैं आपको समझाता हूं, नोट में इस बात को समझिए कि अगर मैं आपसे बात करता हूं एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, अगर मैं आपसे बात करता हूं एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल की, तो आप एकदम अच्छे से जानते होंगे कि एस ऑर्बिटल तो अकेला ही रहा होता है, और जब कोई चीज अकेली होगी और अकेले को अगर चारों तरफ से कोई लिगेंड आ रहा होगा तो वो जो रिपल्शन फील करेगी वो कैसा करेगी, बराबर। कहने का मतलब समझ पा रहे हो कि एस ऑर्बिटल के पास सिर्फ एक तरह का ही ऑर्बिटल है, मतलब एक ही ऑर्बिटल है, एक तरह का क्या, एक तरह का नहीं, एक ही ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है, रिपल्शन फील बराबर, रिपल्शन जो होता है वो फील क्या करता है, बराबर कर रहा होता है। तो इसमें कोई स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलने वाली है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पी ऑर्बिटल की बात करता हूं तो पी ऑर्बिटल हमारे पास क्या होते हैं, इस तरीके से 3 रहे होते हैं, एक रहा होता है px, एक रहा होता है py और एक रहा होता है pz। और अगर बात करता हूं ये तीनों ही हमारे पास क्या रहे होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल रहे होते हैं, मतलब तीनों ही एक तरीके के रहे होते हैं, तीनों ही एक तरीके के रहे होते हैं, सारे एक्सियल ऑर्बिटल रहे होते हैं। तो अगर इसमें भी कोई लिगेंड अगर चारों तरफ से आ रहा होगा तो ये भी जो रिपल्शन फील कर रहे होंगे वो भी बराबर ही कर रहे होंगे, अलग अलग रिपल्शन फील नहीं कर रहे होंगे। कि अगर इनके सबकी मनपसंद की चीज एक ही है तो फिर कोई ज्यादा नखड़े वखड़े देखने को नहीं मिल रहे होंगे। इसलिए इसका मतलब क्या है, इसमें भी जो रिपल्शन हो रहा होगा, इसमें भी रिपल्शन क्या हो रहा होगा, फील बराबर हो रहा होगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो इस पॉइंट को कि यहां पर सिर्फ एक तरह का ऑर्बिटल है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डी ऑर्बिटल की, आप फोकस करिए इस पॉइंट पे, अगर मैं आपसे बात करता हूं डी ऑर्बिटल की, जब मैंने आपसे केमिकल बॉन्डिंग की बात की थी तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि हमारे पास डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर आप याद करो उस पॉइंट को, डी के टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, और 5 में से जो 3 होते हैं वो होते हैं नॉन एक्सियल, जो कि एक्सिस पे नहीं रहे होते हैं, और 2 रहे होते हैं जो कि एक्सियल, जो कि एक्सिस पर हमारे पास रहे होते हैं। तो कहने का मतलब मैं आपसे बात कर सकता हूं कि जो हमारे पास डी ऑर्बिटल होते हैं वो डी ऑर्बिटल 2
दो तरह के रहे होते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स के रहे होते हैं। एक तो रहा होता है एक्सियल डी ऑर्बिटल और एक रहा होता है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। जो एक्सियल ऑर्बिटल डी रहे होते हैं उसके दो एग्जांपल रहे होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हुआ है। और नॉन एक्सियल की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसमें कौन कौन रहा होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये हमारे पास रहे होते हैं। अगर आप बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, इनके दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के डी ऑर्बिटल होने की वजह से हमें यहां पर रिपल्शन देखने को मिलता है दो अलग अलग तरीके से। बात समझिए ध्यान से कि जब कोई डी ऑर्बिटल हमारे पास होता है, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं और अगर चारों तरफ से कोई लिगेंड आ रहा होगा तो कुछ तो डी ऑर्बिटल अलग अलग रिपल्शन फील कर रहे होंगे और कुछ डी ऑर्बिटल अलग रिपल्शन फील कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हमें वहां पर डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा उन दोनों में, और वो जो डिफरेंस कहलाएगा उसी को हम स्प्लिटिंग बोल देंगे। तो बेसिकली जो डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग का राज है वो राज है इनके दो तरह के नेचर होने का, एक एक्सियल और एक नॉन एक्सियल। अगर इसमें भी दो तरह के होते तो यहां पर भी स्प्लिटिंग होती, और इसमें तो एक ही है तो इसमें दो तरह का कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो कहने का मतलब यही एक फंडा है जिसके ऊपर पूरी की पूरी सीएफटी की स्प्लिटिंग टिकी हुई है कि डी ऑर्बिटल के अलग अलग दो नेचर हैं, एक एक्सियल है और एक नॉन एक्सियल है। दो होने की वजह से वहां पर स्प्लिटिंग देखने को मिलती है, मतलब लिगेंड के द्वारा जो ये रिपल्शन फील करते हैं, लिगेंड के द्वारा ये जो रिपल्शन फील करते हैं ये अलग अलग महसूस करते हैं, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो जाती है। ये बात बहुत ही बेहतरीन बात है, इस पूरे टॉपिक को एकदम चमका देती है, एकदम सजा देती है। इस बात को अगर आप समझ जाओगे तो अब मैं क्या करता हूं, आपसे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करता हूं कि कौन कौन से टॉपिक मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा और किस सीक्वेंस में आपके सामने टॉपिक लेके जाऊंगा। तो आइए समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मैं समझाता हूं तो सिंपल सा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने आपसे बात कर ली है कि सीएफटी का इंट्रोडक्शन क्या रहा होता है। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया कि सीएफटी में हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या होगा, सीएफटी किसके ऊपर टिकी हुई है और क्या क्या पोस्टुलेट्स मान के चलती है। तो कहने का मतलब अगर आपसे पॉइंट्स की बात करता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हमें किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं, तो सबसे पहला तो यही था इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को मैं शॉर्ट फॉर्म में OH करके लिख सकता हूं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इसके अंदर आपको क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेनेशन एंड डायग्राम, सबसे पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन सिखाऊंगा कि ऐसा क्या रहा होता है, कैसे हो रहा होता है। फिर एक्सप्लेनेशन एंड डायग्राम के बाद मैं अगला टॉपिक जो उठाऊंगा वो होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग। वो कौन से फैक्टर अफेक्टिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, कि जो आप वहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से वो बढ़ रही होगी, घट रही होगी, मतलब कुछ कुछ हो रहा होगा। और अगर मैं आगे थर्ड पॉइंट की बात करता हूं तो इस वाले में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ेंगे जो कि लिगेंड के स्ट्रॉन्ग और वीक नेचर को समझाती है, वो सीरीज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास यहां पर आएगा वो होगा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कि किस तरीके से हम लोग को इलेक्ट्रॉन भरना है किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आफ्टर स्प्लिटिंग वगैरह क्या कहानी रही होगी। और फिर हमें पढ़ना है यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी के बारे में भी हमें यहां पर जानना है कि होती क्या है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CFSE भी बोल रहे होते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। और इसके बाद जो हमारे पास थर्ड टॉपिक होगा वो हमारे पास यहाँ पर रहा होगा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स
इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल को मैं शॉर्ट फॉर्म TD से लिख सकता हूं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस सीक्वेंस में आ जाएगा। और इसके बाद ही जो फोर्थ टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ CFSE। एप्लीकेशन ऑफ CFSE बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको जितने चांद तारे लगा सकते हो उतने लगा लेना। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें हम सबसे पहले जो पढ़ रहे होंगे वो स्पाइनल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे कि हमें नॉर्मल स्पाइनल्स, इनवर्स स्पाइनल्स, अगर आपने प्रीवियस के क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद लैटिस एनर्जी के बारे में समझेंगे, उसका कर्व वगैरह क्या रहा होता है। और एक साथ इसी की हम पढ़ लेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। वहीं पर हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी को भी बहुत अच्छे से जान लेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी का फंडा हमारे पास क्या रहा होगा। फिर जो फिफ्थ बात आएगी वो हमारे पास मेरा फेवरेट टॉपिक जो दिल के बहुत करीब है, JTD। JTD फुल फॉर्म होता है जोहान टेलर डिस्टॉर्शन। जोहान टेलर डिस्टॉर्शन बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर। फिर जो सिक्स्थ वाला हमारे पास पार्ट होगा वो हम और स्प्लिटिंग की बात कर सकते हैं, जिसमें हम लोग उठा सकते हैं स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का भी मैं आपको स्प्लिटिंग समझा दूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा बता दूंगा क्या हो रहा होता है। और एक्सट्रीम केस होता है JTD का, बात करूंगा, इसी का पार्ट आ जाएगा एकदम एंड में। और कुछ स्प्लिटिंग फालतू वाली और पढ़ लेंगे, 2-3 जो एक्स्ट्रा ज्ञान दे देगी आप लोग को, आपके कोर्स में है नहीं फिर भी हम पढ़ लेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ क्यूबिक, है ना, क्यूबिक में किस तरीके से रहा होता है, SP स्क्वायर पिरामिडल में कैसे रहा होता है, TBP ट्राइगोनल बायपिरामिडल में कैसे रहा होगा, एंड PBP पेंटागोनल बायपिरामिडल में कैसे स्प्लिटिंग हो रही होगी। मतलब कि इस सीक्वेंस में मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर मेरा इस टॉपिक को समर्पित होगा, जिसमें मैं स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बहुत ही स्टार्टिंग से समझाने वाला हूं। और आपको यही टॉपिक एक बेस बनाएगा आगे पढ़ने के लिए। आप अगर एक बार स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में समझ जाओगे, उसके बाद तो बस चीजों को थोड़ा सा रिलेट करना होता है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, मतलब इन सारी चीजों में बस रिलेट करने की देरी रहेगी और आपको सारी ही चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये सारे टॉपिक्स को मैं इसी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको एकदम अच्छे से आइडिया रहेगा कि अब आपका टॉपिक कहाँ तक कवर हुआ है। ये बात थी आपके CFT टॉपिक की। अब देखो CFT टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपने तो जब भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सुना होगा तो पक्का आपके दिमाग में CFT को डाला होगा कि CFT इंपॉर्टेंट है, CFT इंपॉर्टेंट है। तो आपने यही सोचा होगा कि जो CFT है वो बहुत हद तक सारी चीजों को एक्सप्लेन करती होगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, लेकिन अगर सच बताऊं आपको ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट थ्योरी मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा, जो MSc लेवल पे होती है, लिगेंड फील्ड थ्योरी, जिसको हम MOT भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच बताएगा आपको कि किस तरीके से कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहा होता है, कोई वीक लिगेंड रहा होता है, कब क्या कहानी चल रही होती है। ऐसी पूरी कहानी को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एकदम सीक्वेंस में। आप परेशान मत होइए, ये टॉपिक आप अपना अच्छा करिए तो आपका एक दो बेस है पूरा कोऑर्डिनेशन का, बहुत अच्छा होगा। मतलब आपसे क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो आप इन सारे ही टॉपिक को फोकस करना स्टार्ट करिए। अब जो मेरा अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर एक दिन बाद ही आएगा, क्योंकि आप उससे पहले BBT पूरा कंप्लीट कीजिए अच्छे से, और जो अभी तक मैंने सारा पढ़ा दिया उसको समराइज कीजिए। आप एकदम अच्छे से समझ ही गए होंगे। और फिर हम स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।